Question number 83. A hollow sphere of radius r lies on a smooth horizontal surface. It is pulled by a horizontal force acting tangentially from the highest point. तो अपने को दिख रहा है कि यहाँ पर ये F फोर्स लग रहा है, टेंजेंशियली लग रहा है हाईएस्ट पॉइंट पे. फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्फीयर ड्यूरिंग द टाइम इट मेक्स वन फुल रोटेशन. अभी सोचो भाई ये प्लेन कैसा है, स्मूथ प्लेन है ना. तो स्मूथ प्लेन है तो फ्रिक्शन तो लग नहीं सकता. तो फोर्स की वजह से ये होएगा कि ये बॉडी, ये हॉलो स्फीयर एक्सेलरेट करेगा. किधर एक्सेलरेट करेगा? राइट साइड में ऐसे. और साथ ही साथ अगर मैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखूँ तो ये है अपना आर और ये है अपना एफ. तो आर क्रॉस एफ करके देखो, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा. इसका मतलब ये हुआ कि ये ऐसे रोटेट भी करेगा. पर अब रोटेट कर रहा है तो मान लेता हूँ कि एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है? अल्फा. और इसका एक्सेलरेशन क्या है? ए. पर ए इज इक्वल टू आर इंटू एल्फा होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है. ठीक है, क्योंकि प्योर लिंक है, ऐसा कुछ कहीं लिखा हुआ नहीं. ठीक है, अब ऐसा क्यों है देखते हैं. सोचो भाई, इस फोर्स का जो टॉर्क है वो कितना आएगा? फोर्स का टॉर्क आएगा एफ इंटू टी, सॉरी एफ इंटू आर. ठीक है, और इस टॉर्क की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होएगा, कौन सा? एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा. वो अल्फा क्या होएगा? टॉर्क बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया. और चूंकि ये हॉलो स्फीयर है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी 2/3 mr². ठीक, तो ये r और r कट गया और ये आ गया 3f/2mr. ये आ गया अल्फा. और एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी? फोर्स बाय मास. फोर्स कितना है? f. मास कितना है? m. अभी देखो ध्यान से, अगर मैं इसको a/r कर देता हूँ तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा? f/mr. जबकि ये क्या है? 1.5 टाइम्स ऑफ f/mr. तो अपने को दिख रहा है कि a/r जो कि ये है इज लेस देन अल्फा. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस फोर्स का जो रोटेशन वाला प्रभाव पड़ रहा है वो ज़्यादा है प्योर रूलिंग की रिक्वायरमेंट से. प्योर रूलिंग की रिक्वायरमेंट क्या होती है कि a/r शुड बी इक्वल टू f. पर हो क्या रहा है यहाँ पर कि a/r लेस देन अल्फा आ रहा है. तो इस फोर्स का जो रोटेशनल वाला प्रभाव है, एंगुलर वेलोसिटी जनरेट करने वाला, एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा करने वाला, मैं ये गलत लिख दिया, आई एम सो सॉरी. a/r इज इक्वल टू अल्फा, है ना, ये रिलेशन होना चाहिए. पर अल्फा ज़्यादा हो रहा है और a/r कम पड़ रहा है. तो लीनियर वाला प्रभाव कम है और रोटेशन वाला प्रभाव ज़्यादा है. तो क्या होएगा? घूमेगा जल्दी जल्दी. ठीक, मतलब घूमेगा अलग और चलेगा अलग. अब पूछा है कि एक बार जितना घूमने में समय लगेगा उतने समय में वो कितना ट्रैवल करेगा, ये पूछा हुआ है. ठीक है, तो देख लेते हैं भाई. सोचो भाई, टॉर्क कितना लग रहा है, सॉरी अल्फा कितना पैदा हो रहा है? 3/2 f/mr. तो अल्फा की वैल्यू हो गई 1.5 f/mr. ठीक है, इसको मैं, अब अल्फा आ गया अगर ये, तो टाइम कितना निकल जाएगा? जैसे अपने को एक रोटेशन करवाना है ना, तो थीटा इज इक्वल टू ω0t प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर लगा सकता हूँ मैं. ω0t की वैल्यू 0 आ जाएगी क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है. तो 2π इज इक्वल टू 1/2 अल्फा. अब अल्फा को अल्फा ही मान लो यार, बाद में पुट करेंगे. ठीक है, इंटू टी का स्क्वायर. तो इससे टी की वैल्यू क्या आ गई? 4π/अल्फा का अंडर रूट. अब इतने टाइम में वो कितना आगे बढ़ेगा? दैट वुड बी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ at². तो यू टी क्या हो गया? 0. और हाफ at² में a की वैल्यू क्या है? f/m है. और टाइम की वैल्यू क्या है? 4π/अल्फा का अंडर रूट. स्क्वायर लगेगा तो 4π/अल्फा हो जाएगा. अब अल्फा की वैल्यू को पुट कर देते हैं. कितना है? 3/2 f/mr. m से m गया, ये f से f गया, ये 2 से 2 गया. तो s की वैल्यू क्या आ रही है? 4π/3 मीटर. सॉरी 4π, ये r भी है ना, तो 4πr/3 इसकी डिस्टेंस हो जाएगी उतने टाइम में जितने टाइम में ये रोटेट कर रहा है. समझो बात को. रोटेट करके सपोज करो वो यहाँ आ गया, यहाँ. ठीक है ना. तो मान लेते हैं कि ये यहाँ पर एक लाइन थी, तो वो घूमते घूमते कहाँ पहुँच गई? ऐसे हुई, ऐसे हुई, ऐसे हुई, ऐसे हुई, ऐसे हुई, ऐसे हुई और वापस यहाँ पर पहुँच गई. ठीक है, उस
लाइन का एक रोटेशन कंप्लीट हो गया, इमेजिन करने के लिए ये लाइन बना रहा हूँ, इसमें समझना है बात को। और उस समय क्या हुआ कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो इतना ट्रैवल किया, तो इस सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस अपन कैलकुलेट किए हैं। और ध्यान रखना, प्योर रोलिंग में अगर ये होता तो ऐसा नहीं होता। प्योर रोलिंग की नज़र से अगर देखें तो यहाँ पर अल्फ़ा मजबूत है और एक्सेलरेशन कमज़ोर है, तो घूम ज़्यादा रहा है और चल कम रहा है, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता था किसी दूसरी बॉडी के लिए कि वो चलता ज़्यादा और घूमता कम, ऐसा भी हो सकता था, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह क्या है। यहाँ पर हॉलो स्फीयर था। रिंग के केस में अगर मैं बात करूँ तो रिंग के केस में क्या होता है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे अगर आप लोग फोर्स लगाओगे तो बात कर ही लेते हैं यार, अधूरी बात क्यों करना। अगर ये रिंग होता तो यहाँ पर F फोर्स लगता, तो टॉर्क कितना आता है F r, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता है रिंग का mr², तो F/mr आता। जबकि एक्सेलरेशन क्या आता है F/m, तो a/r की वैल्यू क्या आती है F/mr। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि a/r अल्फा के बराबर आ गया। तो रिंग में यदि टॉप मोस्ट पॉइंट पे फोर्स लगाओगे तो चाहे फ्रिक्शन हो चाहे ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्या होएगा, जो एक्सेलरेशन पैदा होगा और जो अल्फ़ा पैदा होगा वो इस तरीके का होगा कि a/a=r×α आएगा, तो प्योर रोलिंग ही होगी, ठीक है ना। पर यहाँ पर क्या हो जा रहा है, यहाँ पर प्योर रोलिंग नहीं हो रही है क्योंकि यहाँ पर अल्फ़ा डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। हालांकि एक सर्कुलर बॉडी की अगर मैं बात करूँ तो रिंग से ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाली कोई बॉडी होती नहीं है। रिंग का रेडियस ऑफ गायरेशन r होता है, ठीक है। तो अब इससे ज़्यादा रेडियस ऑफ गायरेशन वाली कोई बॉडी होती नहीं है। इसका मतलब ऐसा कोई केस नहीं हो सकता जिसमें कोई ऐसा बॉडीज़, कोई भी ऐसी सर्कल बॉडी है जिसमें मैं कहीं पर फोर्स लगाऊं और उस फोर्स का ट्रांसलेशन वाला प्रभाव ज़्यादा पड़े और रोटेशन वाला कम पड़े। टॉप मोस्ट पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। टॉप मोस्ट पॉइंट पे अगर फोर्स लगाना है तो की बात कर रहा हूँ। अगर नीचे फोर्स लगाओगे तो ऐसा हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि अगर मैं इस फोर्स को नीचे लगाता थोड़ा तो इसका रोटेशनल वाला प्रभाव कम पड़ता है क्योंकि टॉर्क कम जनरेट होता, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर मैं इसी क्वेश्चन में अगर ये पूछ देता, सोचो कि बताओ यहाँ इस हॉलो स्फीयर में कहाँ पर ऐसा फोर्स लगाया जाए कि रोटेशन और मतलब जो है वो प्योर रोलिंग ही हो, ऐसा क्वेश्चन पूछ देता तो भी कैलकुलेशन करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस डिस्टेंस को a मान लेते और फिर बाकी सारी चीज़ें सेम। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू F/m, टॉर्क इज F/a डिवाइडेड बाय I करने से अल्फ़ा आ जाता, और a बराबर r×α करने से इस a की वैल्यू आ जाती है। ये a डिस्टेंस वाला a है ना भाई, अज्यूम इसको a कर लिया मैं, इसको x मान लो, ठीक है। तो खैर इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट तो बहुत छोटी थी, क्वेश्चन नंबर 83 की, उस बहाने अपन लोग थोड़ा ज़्यादा पढ़ ली तो कोई नुकसान तो है नहीं। तो ठीक है, चलो फिर।